इस तरह से. सो दीज आर द टू वेज इन विच वी कम टू नो अबाउट द सोशल डिफरेंस ऑफ हड़प्पा. हड़प्पन सोसाइटी में सामाजिक फर्क था या सोशल डिफरेंस था, वो दो चीज़ों से, बेरियल से और लग्जरी आइटम से हमें पता चलता है. उसके अलावा अगर लग्जरी आइटम में थोड़ा सा और फर्दर हम उसमें स्टडी करें तो पता चलेगा कि और भी उसमें फीचर्स मिले हैं, जो चीज़ें मिली हैं उसकी. पहला, वैल्यूएबल मटेरियल इन लार्ज सेटलमेंट मिले हैं, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो बड़ी सिटीज़ थी, जैसे परफ्यूम बॉटल्स वहाँ मिले हैं, फायंस पॉट मिले हैं. तो लग्जरी आइटम कहाँ कहाँ ज़्यादा मिले हैं? जो बड़े सिटीज़ थे, यानी ज़्यादा अमीर लोग बड़े सिटीज़ में रहते थे, जैसे आज होता है. अब कालीबंगन, जो राजस्थान में जो कालीबंगन जगह, वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं मिली हैं. ये इसका एक काउंटर एग्जाम्पल है. और थर्ड चीज़ एक और देखने को मिलता है कि गोल्ड वॉज वेरी रेयर एंड इट वॉज फाउंड इन होर्ड्स. इसका क्या मतलब हुआ कि सोना जो बहुत कीमती उस ज़माने में होता था वो मिला ज़रूर है, लेकिन होर्ड्स यानी इनसाइड अ कंटेनर केयरफुली केप्ट, इसको इकट्ठा करके किसी बर्तन में अच्छे से छुपा के रखा हुआ मिला है सोना. ये शो करता है कि सोना उस समय भी रेयर था, उस समय भी प्रेशियस था, महंगा था, और उसको लोग छुपा के बचा के रखते थे ताकि आगे आने वाले टाइम में काम आए. तो गोल्ड हैड वैल्यू, गोल्ड हैज़ वैल्यू नाउ, गोल्ड हैड वैल्यू देन. गोल्ड वॉज प्रेशियस, गोल्ड बहुत ज़्यादा कीमती था. थर्ड सेगमेंट में अगर हम आगे बढ़े तो हम क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में करेंगे. क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए आपको बैक क्वेश्चन नंबर 7 देखना पड़ेगा, जिसमें क्वेश्चन इस तरह से है, हाउ डिड आर्कियोलॉजिस्ट कम टू नो अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पन सिविलाइजेशन क्योंकि अर्बन कल्चर था, अर्बन कल्चर के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उसमें एक बड़ा मेजर फीचर होता है ट्रेड और आर्टिफैक्ट. यानी आर्टिफैक्ट बनाने के लिए या क्राफ्ट बनाने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं. इसमें हम अलग अलग हेड में या अलग अलग टॉपिक्स में इसको डिस्कस करेंगे. पहले देखेंगे कि कौन सा ऐसी जगह थी या कौन सा ऐसा प्लेस था जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन का होता था. तो यहाँ हम देखेंगे देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड चान्हू दारो, जो अब पाकिस्तान में है. चान्हू दारो वो 7 हेक्टेयर में था, बहुत छोटी जगह थी, और लेकिन वो जो सेटलमेंट था वो किस लिए जाना जाता था? क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए. यहाँ एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि छोटी छोटी जगहों पे प्रोडक्शन होता था और बड़ी जगहों में फिनिशिंग सेंटर उसको भेजा जाता था ट्रेड के लिए. जैसे चान्हू दारो हुआ, आगे हम पढ़ेंगे नागेश्वर और बालाकोट जो आपके इसमें कोस्टल एरिया में है, वहाँ पे शेल की चीज़ें बनती थी. तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी, ये सारी जगह जो होती थी वो छोटी थी, और इस जगह पे उसको प्रोड्यूस करके उसको आगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों में या बड़ी जगहों में भेजा जाता था. तो कौन सी प्लेस के बारे में अभी हमने पढ़ा? चान्हू दारो के बारे में, जो 7 हेक्टेयर में था. अब आप कंपेयर कीजिए, हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था 125 हेक्टेयर, यहाँ पे चान्हू दारो कितना है? ओनली 7 हेक्टेयर. तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन द एरिया ऑफ दीज टू प्लेसेस. दोनों के एरिया में बहुत बड़ा फ़र्क है. एंड इट वॉज नोन फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन. यहाँ चीज़ें बनती थी. क्या क्राफ्ट बनती थी, कौन सी चीज़ें बनती थी? इसमें आपका 4 से 5 चीज़ें आप देखेंगे. इसमें बीड मेकिंग होता था, मोती बनाए जाते थे, शेल कटिंग होता था, सीपियों का काम होता था, मेटल वर्क होता था, यानी मेटल से धातु की चीज़ें बनती थी, सील बनाते थे. सील, वो सील जो हमने पेज जो एकदम बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में सील के बारे में पढ़ा था, आगे भी हम सील का पर्पस पढ़ेंगे. सील किस लिए जाता था वो हम आगे पढ़ेंगे. सील बनाया जाता था. फिर वेट जितना भी ट्रेड होता था, वज़न करके उसको देते थे, चीज़ों को वेट करके भेजा जाता था, वो भी यहीं पे बनता था. तो कौन कौन सी चीज़ें बनी? बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग. ये सारी चीज़ें आपको क्राफ्ट में प्रोड्यूस होती थी. अब इसके लिए जो मटेरियल यूज़ होता था वो क्या था? और ये मटेरियल यूज़ में आप बैक क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कि बैक क्वेश्चन में कि व्हाट वाज द मटेरियल यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्राफ्ट्स. कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते थे? कार्नेलियन, एक तरह का पत्थर था, स्टोन था जो लाल रंग का होता था, कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीटाइट, कॉपर जो कि मेटल था, ब्रॉन्ज, गोल्ड, ये तीनों मेटल थे, और उसके अलावा शेल, फाइंस एंड टेराकोटा. टेराकोटा मतलब जो क्ले होता था, जो मिट्टी से बनाए हुए जितनी भी चीज़ें होती थी. शेल का मतलब सीपियों का काम, और फाइंस जो टेक्नोलॉजी होती थी जिसको पका के अच्छे से उसको कलर करके गम से और कलर से चिपका के चीज़ें बनती थी.
तो 3 तरह का हो गया, एक स्टोन हो गया, एक मेटल हो गया और एक शेल फायंस और टेराकोटा जैसी चीज़ें हो गई। तो ये 3 तरीके के मटेरियल होते थे, यूज़ होते थे, जो क्राफ्ट प्रोडक्शन में काम आते थे। उसके बाद किस तरह के शेप्स इन क्राफ्ट्स को दिए जाते थे, जैसे बीड मेकिंग में डिस्क शेप होता था, सिलेंड्रिकल होता था, स्फेरिकल होता था, बैरल शेप होता था और सेगमेंटेड शेप छोटे छोटे टुकड़ों में बनता था। और इसको डेकोरेट कैसे किया जाता था, पेंटिंग और डिज़ाइनिंग से। तो हमने क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें देखी, हमने क्राफ्ट प्रोडक्शन में देखा अभी तक क्या क्या देखा, प्लेस जहाँ बनता। अब आते हैं टेक्निक। ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई, अब इसको किस टेक्निक से प्रोड्यूस किया जाएगा। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट, डिफरेंट थिंग्स वर यूज्ड इन डिफरेंट वेज। कुछ चीज़ें जो होती थी वो फटाफट शेप ले लेती थी, उसमें कम टाइम लगता था, उसको फटाफट उसको बिना एफर्ट के शेप हो जाता था। कुछ लोग थोड़ा टाइम, कुछ जो प्रोडक्ट थे वो कुछ टाइम लेते थे। तो कैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। टेक्निक यूज फॉर प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, द टेक्निक्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू मटीरियल। एग्जाम्पल क्या है, स्टेटाइट का। स्टेटाइट बहुत आसान था, इट वॉज वेरी इजी टू मेक एंड मोल्ड, उसको शेप देना आसान था। देन कार्नेलियन क्या था, रेड कलर, जो कैसे बनता था रेड कलर, फ्रॉम फायरिंग येलो रॉ मटेरियल। येलो रॉ मटेरियल आता था, उसको आग पे चढ़ाने से वो रेड हो जाता था, तो कार्नेलियन बन जाता था। फिर नोड्यूल्स होते थे, चिप्ड इनटू रफ शेप एंड फ्लेक्ड इनटू शेप। जो नोड्यूल्स आते थे उसको पहले रफ शेप में होते थे, उसको फिर शेप देके फ्लेक से धीरे धीरे उसको चीजल करके उसको शेप दिया जाता था। फिर ग्राइंडिंग होती थी, पॉलिशिंग होती थी, ड्रिलिंग होती थी। अब ड्रिल कहाँ मिला है, ड्रिल कहाँ कौन सी जगहों पे मिला है, चानूदारो, लोथल और धोलावीरा जैसी जगहों पे ये सारी चीज़ें, ये ड्रिल मिला है। और बालाकोट और नागेश्वर, चानूदारो, लोथल, धोलावीरा, बालाकोट, नागेश्वर, ये कौन से थे, ये कौन सी जगह कहलाते थे, प्रोडक्शन एंड फिनिशिंग सेंटर। उसके बाद बालाकोट और नागेश्वर जैसी जगहों पे क्या होता था, शेल मेकिंग सेंटर थे ये, और ये कोस्टल एरिया में आते थे। अगर आप मैप में देखेंगे तो गुजरात के बिल्कुल एज पे, अरेबियन सी के बिल्कुल कॉर्नर पे, एज पे है ये जगह नागेश्वर। और शेल मेकिंग सेंटर है था वो। शेल क्या था, सीपियाँ थी जिससे क्या क्या बनता था, बैंगल्स, चूड़ियाँ बनती थी। लेडल्स यानी बड़े स्पून, कोई बड़ी चीज़ निकालने के लिए जो स्पून्स बनते थे। और इनलेज बनते थे, यानी कुछ चीज़ों के अंदर आप जब इनग्रेव करके उसके अंदर चीज़ें फिक्स करके बनाते, उसमें भी शेल यूज़ होता था। All these products after being finished were taken to Mohenjo-daro and Harappa, that is urban center. यानी ये सारी चीज़ें जब बन जाती थी तो कहाँ लेके जाते थे, मोहनजोदड़ो और हरप्पा जैसी बिग सिटीज़ में, और इनको क्या कहा जाता था, अर्बन सेंटर। तो कौन कौन से 3 सेंटर हो गए, प्रोडक्शन एंड फिनिशिंग सेंटर और उसके बाद अर्बन सेंटर। अब इसमें आप एग्जाम्पल देख लीजिए, पेज नंबर 10 पे आंसर है उसका, पेज 11 पे क्वेश्चन है, डिस्कस, ये इसी से रिलेटेड है, आप देख लीजिए। रॉ मटेरियल्स कौन कौन से थे सामान बनाने के लिए, स्टोन, नोड्यूल, शेल, कॉपर ओर एंड टूल्स। वेस्ट मटेरियल कौन से होते थे, जो अनफिनिश्ड होते थे, ये शो करता है क्राफ्ट वर्क। जैसे एग्जाम्पल, शेल वेस्ट वॉज फाउंड इन नागेश्वर एंड बालाकोट। बालाकोट में अगर वहाँ शेल का काम होता था, काम करते करते जो चीज़ें बच जाती थी, वेस्ट हो जाती थी, वो वहीं छूट जाती थी। वो एविडेंस में मिली है, वो उसमें खुदाई में या एक्सकेवेशन में मिली है। एंड सम मटेरियल लुक्ड अनआइडेंटिफाइड, कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जिन्हें समझ नहीं पाए हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि ये किस लिए, तो वो अनआइडेंटिफाइड है। अब इन सारी चीज़ों को ढूंढने के लिए या लाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं, यानी स्ट्रैटेजीज टू प्रोक्योर मटेरियल। ये सारी चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ी है, उसको लाया कैसे जाता था, कहाँ से जाता था। इसमें प्रोक्योरमेंट और स्ट्रैटेजी ऑफ टू प्रोक्योर मटेरियल में हम देखेंगे कि 3 स्ट्रैटेजीज फॉलो की जाती थी। उसके पहले अगर बिगनिंग में समझे कि ये सारी जो मटेरियल जो बनता था, इसको कहाँ ले जाते थे, इनको लैंड, रिवरीन और कोस्टल रूट से ट्रेड किया जाता था। और कौन कौन से वैरायटी ऑफ मटेरियल थे, उनका क्या यूज़ था, दे वर यूज फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। जैसे क्ले was local and stone, timber, metal were brought from outside. Now coming to the strategies, 3 strategies, 3 स्ट्रैटेजी अपनाई जाती थी रॉ मटेरियल लाने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए। पहला था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंटर,
दूसरा था सेंडिंग एक्सपेडिशन और तीसरा था फॉरेन कॉन्टैक्ट। लोकल लेवल पे अगर कहीं कुछ फिनिश करना है या कुछ बनाना है, क्रिएट करना है, तो वहीं पे सेटलमेंट बना लिया जाता था। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है बालाकोट और नागेश्वर। बालाकोट और नागेश्वर में शेल का सेंटर था, वही फिनिशिंग, वही प्रोडक्शन सेंटर था, वही फिनिशिंग सेंटर था। और शौर्त्युगाई जो अफगानिस्तान में है, वहाँ पे लापिस lazuli का सारा काम होता था। अगला एग्जाम्पल आपका है लोथल, जो भरूच गुजरात में है, वहाँ कार्नेलियन का सेंटर था, वहाँ पे सेटल था, वहीं पे कार्नेलियन का सारा काम होता था। उसके बाद स्टीटाइट का सारा काम जो था वो सदर्न साउथ राजस्थान में और नॉर्थ गुजरात में होता था। फिर मेटल का काम जो होता था कॉपर का, वो राजस्थान में था। कॉपर में आप आगे देखिएगा, कॉपर राजस्थान से मिला है जब हम फॉरेन रिलेशन के बारे में बात करेंगे। सेकेंड तरीका जो था प्रोक्योरिंग मटेरियल का या रॉ मटेरियल लाने का, वो था सेंडिंग एक्सपेडिशन। लोगों को भेजा जाता था चीज़ों को लाने के लिए। जैसे राजस्थान में खेती नाम की एक जगह है, वहाँ से कॉपर मंगवाया जाता था। साउथ इंडिया से गोल्ड मंगवाया जाता था। और जो राजस्थान का क्षेत्रीय एरिया है, आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट, इसको गणेश्वर जोधपुरा कल्चर भी कहा जाता है। ये 1 मार्कर के लिए आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन कैसे होता था, ये लोग जब जाते थे लोगों को भेजते थे, दे यूज टू कम्युनिकेट विद द लोकल कम्युनिटी। चीज़ों को प्रोक्योर करने के लिए, जैसे अगर खेतरी से आपको कॉपर उठाना है या साउथ इंडिया से गोल्ड लेना है, तो वहाँ की लोकल कम्युनिटी से पहले जाके मिलना होता था, उनसे कम्युनिकेट करते थे, फिर उनसे चीज़ें लेते थे। जैसे कि माइक्रो बीड मेड ऑफ सिस्टीटाइट लेने के लिए, अगर इफ़ यू वांट टू प्रोक्योर, यू गो मीट द लोकल कम्युनिटी एंड देन गेट द थिंग। उसके बाद इससे क्या फ़ायदा होता था, एक्सचेंज ऑफ कल्चर होता था हड़प्पा में। और जो लोकल्स थे वो कॉपर हड़प्पन्स को सप्लाई करते थे। तो ये बहुत अच्छा होता था कि ट्रेड भी हो जाता था और एक्सचेंज ऑफ कल्चर भी हो जाता था हड़प्पन्स के साथ, जब वो अलग अलग जगहों में एक्सपेडिशंस भेजते थे। थर्ड तरीका जो है, थर्ड स्ट्रैटेजी जो है प्रोक्योरिंग मटेरियल का, वो है फॉरेन कॉन्टैक्ट। फॉरेन कॉन्टैक्ट में रॉ मटेरियल के अलावे ट्रेड भी, जो फिनिश्ड गुड्स है वो भी भेजे जाते थे, रॉ मटेरियल भी मंगाया जाता था। तो दोनों पर्पस सॉल्व होता था फॉरेन कॉन्टैक्ट से। तो इसमें अलग अलग जगह देखेंगे। जो सेंट्रल एशिया का हमने बात की थी शुरू में, सेंट्रल एशिया और मेसोपोटामिया की, उसके बारे में देखेंगे। कॉपर कहाँ से लाया जाता था, ओमान नाम की एक जगह आपने देखा होगा, अरेबियन सी के बिल्कुल एज पे, सेंट्रल एशिया में या एशिया में है, आपने देखा होगा मैप पे। ओमानी कॉपर बहुत उस समय फेमस था या बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। और हड़प्पन आर्टिफैक्ट जो थे वो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे। और ट्रेसेस ऑफ निकल भी मिला है, जो कि जिसका कॉमन ओरिजिन था। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, डिस्टिंक्टिव वेसल, आपके बुक में इसका डायग्राम भी बना हुआ है, इसकी पिक्चर बनी हुई है, विच वॉज लार्ज हड़प्पन जार कोटेड विथ थिक लेयर ऑफ क्ले फाउंड इन ओमान। ओमान में क्या मिला है, हड़प्पन बड़ा सा जार मिला है। अब उस जार में ये लोग हनी भेजते थे या वाइन भेजते थे या ऑयल भेजते थे। आर्कियोलॉजिस्ट दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज उसमें कुछ उसका एविडेंस नहीं मिला, उसका कुछ भी रिमेन नहीं मिला उसका जो एक्सकेवेशन में। तो इसमें क्या था, और वहाँ पे इंडिया में जो है वो ओमानी यानी हड़प्पन एरिया में, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था उसके पूरे जो एरिया से, वहाँ पे ओमानी कॉपर मिला है। ये शो करता है कि इनका बहुत अच्छा एक्सचेंज था, ट्रेड एक्सचेंज था, रॉ मटेरियल एक्सचेंज था। इससे क्या हम कंक्लूड करते हैं, हड़प्पन्स एक्सचेंज समथिंग फिल्ड इन दीज वेसल्स फॉर ओमानी कॉपर, विच अभी जो मैंने समझाया आपको। ओमान का दूसरा नाम जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में हमें मिलता है, हमें कैसे पता चलता है कि ओमान था या वेसल ओमान जाता था, हमने कहीं, हम तो पढ़ पाते नहीं है उसको। जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो अंडरसिफर्ड है, आप जैसे जानते हैं, और हम पढ़ नहीं पाए, तो हमें कहाँ से ये सारी जानकारी मिलती है, हमें जानकारी मिलती है मेसोपोटामियन टेक्स्ट से, वहाँ जो रिटन मटेरियल मिला है। और आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा कि मेसोपोटामियन जो स्क्रिप्ट थी उसको हम पढ़ पाए हैं। वी हैव द आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू, द epigraphist or the historians or the scholars have been able to read that their the Mesopotamian script। उसमें हड़प्पन्स का बहुत सारा मेंशन है, जिससे पता चलता है कि ये सारे ट्रांजैक्शंस होते थे। तो वहाँ पे ओमान को मगन वर्ड दिया गया है, जो रेफरेंस है मेसोपोटामियन टेक्स्ट पे।
टेक्स्ट में, और उसमें कॉपर एक्सचेंज और कॉपर एंड निकल के एक्सचेंज की बात लिखी हुई है, थ्रू विच वी कम टू नो। उसके बाद सेकंड नंबर पे ओमान के बाद हरप्पन सील्स, वेट्स, डाइस, बीड्स, दे आर फाउंड इन डिस्टेंट लैंड। फिर मेसोपोटामियन टेक्स्ट में एक और बात लिखी हुई है, उसमें कार्नेलियन, लापिस लाजुली, गोल्ड, वुड, ये सारी चीज़ें मेलुहा से आती थी, जिस मेलुहा को उन लोगों ने लैंड ऑफ सी फेरर्स यानी समुद्र पे ट्रैवल करने वाले या सी पे जाने वाले लोगों को के बारे में मेंशन किया है कि मेलुहंस थे। और ये शो एक और चीज़ शो करता है कि जितना भी कम्युनिकेशन था वो समुद्र से होता था, मेसोपोटामिया का हड़प्पा से। इससे ये कहाँ पता चलता है हमें, जो सील्स मिले हैं उसके ऊपर शिप्स, बोट्स का डिपिक्शन किया हुआ है, यानी शिप्स और बोट्स की चित्रकारी की गई है, एनग्रेव किया गया। इसमें आप रेफरेंस ले सकते हैं फिगर 1.19 और 1.20 से। 1.19 में क्या है, इसमें एक पर्शियन गल्फ का सील दिखाया गया है जो राउंड शेप में है, उस पर दिखाया गया है हड़प्पन मोटिव्स बनाए गए हैं। ये क्या शो करता है कि ये लोग जो पर्शियन गल्फ के जो लोग यहाँ रहते थे वो हड़प्पन सील को कॉपी करते थे या उसी को मानते थे। और एक्सचेंज, और ये और एक चीज़ शो करता है एक्सचेंज ऑफ कल्चर एंड आइडिया फ्रॉम हड़प्पा। ये शो करता है एक और जगह, जो अब 1.2 फिगर अगर देखें आप तो उसमें द सील डिपिक्ट्स बोट्स, दैट इज सी फेरर्स। और ये कहाँ से कहाँ तक था, अफगानिस्तान से लेके हिंदू कुश के एरिया में। तो ये क्या शो करता है कि हड़प्पन्स का उस पूरे एरिया में पॉपुलैरिटी थी या उनका शायद डोमिनेंस भी रहा होगा, इसलिए बहुत सारी सील्स पे हड़प्पन मोटिव्स को कॉपी किया गया है। अब यहाँ तक हमने समझ ली क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में, हमने समझ लिया सब कुछ। इसमें प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल या प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम अपने फोर्थ सेगमेंट में आते हैं। फोर्थ सेगमेंट में हम बात करेंगे सील्स, स्क्रिप्ट्स और वेट्स की। हड़प्पन सील, उनका क्या क्या यूसेज था, उनको कहाँ कहाँ पे उसको इस्तेमाल किया जाता था। हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में उसका क्या क्या फीचर्स थे उसको पढ़ तो पाए नहीं हम, लेकिन उसके फीचर्स के बारे में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और हड़प्पन जो स्टैंडर्डाइज वेट्स थे, किस तरह से उनको यूज़ किया जाता था और उनका कहाँ कहाँ पे वो मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अभी इस सेगमेंट में करेंगे, अपने फोर्थ सेगमेंट में। और इन तीनों वर्ड सील, स्क्रिप्ट और वेट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका बैक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 3। उसके अलावा आप अगर फिगर 1.18 को देखें तो मेसोपोटामियन सील है जो सिलेंड्रिकल शेप में। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है हड़प्पन सील और मेसोपोटामियन सील में। मेसोपोटामियन सील वर मेनली सिलेंड्रिकल इन शेप। यहाँ बैक क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन जो मैंने दिया आपको वो है एक्सप्लेन द फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पन सील। इसमें 4 फीचर्स के बारे में मैंने आपको मेंशन किया है। एक तो सील शो करता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और कम्युनिकेशन को, बाहर दूर समुद्र से या लॉन्ग डिस्टेंस में कुछ भी चीज़ें भेजी जाती थी उसमें उसको सील लगा के भेजते थे। सील कैसे लगता था, जो बैग होता था उसके माउथ को, उसके एज को उसको रस्सी से टाई कर दिया जाता था और उसके ऊपर क्या करते थे, उस नॉट पे गीले क्ले को, वेट क्ले को एफिक्स चिपका दिया जाता था और वो जब सूख जाता था और उसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर दी जाती थी, मोटिव्स और एनिमल फिगर्स ये सब, और उनके जो स्क्रिप्ट थे वो सब उसमें लिख दिए जाते थे गीले क्ले पे, और उसको प्रेस किया कर दिया जाता था उसके माउथ से, बैग के माउथ से, और जब वो सूख जाता था तो सील का शेप पकड़ लेता था। और पता कैसे चलता था कि उसको किसी ने छेड़ा नहीं है उस बैग को, या उसमें से चोरी करने की कोशिश नहीं की, कि अगर वो बैग सील के इंटैक्ट सील के साथ पहुंच जाता था दूसरे डिस्टेंस लैंड में, इफ़ द बैग रीच्ड विद इंटैक्ट सील दैट मेंट दैट इट हैड नॉट बीन टैम्पर्ड विद, किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया या छेड़ा नहीं है। और सील से हमें पता क्या चलता था, क्या सिग्निफिकेंस था, इट कन्वेड द मोटिव ऑफ द प्लेस एंड आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। कहाँ से भेजा गया है और किसने भेजा है उससे उस सील को देख के पता चल जाता था। सेकंड आता है हमारा इस सेक्शन में स्क्रिप्ट। इसमें एक बहुत मेजर क्वेश्चन है जो आपको डिस्कस करना चाहिए, दैट इज व्हाई हड़प्पन सील इज कॉल्ड एनिग्मेटिक। एनिग्मा का मतलब होता है रहस्य। क्यों हम मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट को एनिग्मेटिक कहते हैं, रहस्यमय कहते हैं, बिकॉज इट इज स्टिल अनडिसिफर्ड, इट कैन नॉट बी रेड। हम उसको पढ़ नहीं पाते, इसीलिए उसको अभी भी
एनिग्मेटिक कहते हैं। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं एक बार स्क्रिप्ट के। वेरी लेस स्क्रिप्ट हैज़ बिन डिस्कवर्ड, बहुत कम स्क्रिप्ट मिली है हमको। स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जैसे अरेबिक और उर्दू भाषा लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट, उसी तरीके से हड़प्पन स्क्रिप्ट भी लिखी जाती थी राइट टू लेफ्ट। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि राइट में जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन, वो एक करीने से एक ही लाइन में है, और जो लेफ्ट में जो एंड होता है वहाँ पे जो लेटर्स हैं वो इकट्ठे होकर क्रैम्प हो जाते हैं। उसके बाद जैसे शुरू में मैंने बताया था, दे वर नॉट अल्फ़ाबेटिकल। क्यों? क्योंकि साइंस बहुत सारे मिले हैं, यानी पिक्टोरियल स्क्रिप्ट की तरह लगता है वो, अल्फ़ाबेटिकल स्क्रिप्ट नहीं लिखता, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट। साइंस बहुत मिले हैं, 375 से लेके 400, 375 से लेके 400 साइंस कम से कम मिले हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट में। उसके बाद एक और चीज़ पता चलती है, लिखते वो लोग कम थे, लेकिन लिटरेसी जो थी, जो शिक्षा थी या साक्षरता जो थी, वो वाइड स्प्रेड थी, काफ़ी फैली हुई थी। कैसे? क्योंकि एवरीथिंग, जो चीज़ भी मिली है, सील हो, चाहे टूल्स हो, चाहे टैबलेट्स हो, चाहे जार हो, एनीथिंग यू से, उसमें कुछ न कुछ लिखा हुआ ज़रूर है। एज राइटिंग इज़ फाउंड ऑन वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इससे पता चलता है कि लोग पढ़ के चीज़ों को यूज़ करते थे या पढ़ने को इम्पोर्टेंस देते थे। उसके बाद इस सेगमेंट में जो थर्ड चीज़ आती है वो हड़प्पन वेट्स के बारे में। उसके फीचर्स क्या थे वेट्स के? यानी जो वज़न होता है, वेट जो अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं कुछ सामान खरीदने में, जब वेट्स के कि कितना 1 किलो 2 किलो, उसी तरीके से उस ज़माने में भी हड़प्पन वेट्स थे। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलती है। सबसे पहले प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट, और चर्ट नाम के स्टोन से उसको बनाया जाता था। सारे वेट्स जो थे ऑलमोस्ट बराबर थे और क्यूबिकल शेप के थे। जैसे डाइस होता है ना आपके लूडो या कोई बोर्ड गेम खेलने का जो डाइस होता है क्यूबिकल, उसी शेप के होते थे और प्रिसाइज थे। ये कैसे पता चलता है? उन पे कोई मार्क नहीं है। इससे ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे जो आज के वेट्स होते हैं उसमें 1 kg 2 kg या ½ kg लिखा होता है, उस तरह से कुछ भी मार्क नहीं किया हुआ वहाँ पे। उससे लगता है कि देवर प्रिसाइज सिस्टम, प्रिसाइज इन देयर वेट। फिर वेट्स का यूज़ क्यों होता था? ट्रेड को रेगुलेट करने में, कितना सामान कहाँ जा रहा है उसको पता करने में। उसमें 2 तरीके के वेट्स मिले हैं। एक लोअर डिनोमिनेशन, जैसे ज्वेलरी या स्मॉल वेट फॉर बीड्स के लिए लोअर डिनोमिनेशन के वेट्स मिले हैं जो बाइनरी में थे। बाइनरी सिस्टम जैसे 1 2 2 2 4 2 8 2 16 2 32, ये जो बाइनरी सिस्टम है इसमें इस फॉर्मेशन में मिले। और जो हायर डिनोमिनेशन बड़ी चीज़ों के लिए डेसिमल सिस्टम के वेट्स मिले। उसके अलावा स्केल यानी जो तराजू होते हैं वो मेटल के मिले हैं। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वेट्स के बारे में। यहाँ पे हमारा 4th सेगमेंट ख़त्म हो जाता है। 5th सेगमेंट ऑफ द चैप्टर इज़ अबाउट द रूलर्स ऑफ हड़प्पा, व्हाट अथॉरिटी लुक्ड आफ्टर हड़प्पन सिटीज़। ये सेम क्वेश्चन आपको बैक क्वेश्चन नंबर 9 में है अबाउट द रूलर्स ऑफ हड़प्पा। इसके लिए डिफरेंट इंडिकेशंस है। देयर आर इंडिकेशन ऑफ सिंगल रूलर बाय फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग। कई आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में ऐसा लगता है कि सिंगल रूलर था। कैसे पता चलता है कि सिंगल रूलर या एक रूलर थे या एक डायनेस्टी थी जो लुक आफ्टर करती थी? उसमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। जैसे आर्टिफैक्ट्स जो हैं, जो चीज़ें मिली है, जो मटेरियल मिला है, वो सारे यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट। जैसे पॉटरी, सील, ब्रिक्स, वेट्स। अफ़गानिस्तान से लेके गुजरात, सारे प्लेसेस में, सारी जगहों पे जितने भी सील्स या ब्रिक्स या वेट्स मिले हैं वो सब एक जैसे हैं। दे आर ऑल यूनिफॉर्म्स और सेम सेंटर में उनको प्रोड्यूस किया गया, उनको बनाया गया है। उसके बाद जो सेटलमेंट जो थे वो स्ट्रेटिजिकली सेटअप हुए थे। कहाँ रॉ मटेरियल होगा, कहाँ फिनिशिंग सेंटर होगा, कहाँ अर्बन सेंटर होगा, ट्रेडिंग सेंटर, ये सारी चीज़ें स्ट्रेटिजिकली बनाई हुई थी। लेबर कैसे मोबिलाइज होगा, मटेरियल कैसे प्रोक्योर किया जाएगा, यानी उसका कैसे इंतज़ाम किया जाएगा, या क्या चीज़ ट्रेड की जाएगी, कैसे कैसे ट्रेड होगा, रिवरीन से होगा या सी से होगा, नदियों से होगा या समुद्र से होगा, ये सारी चीज़ें पहले से ही प्लान्ड थी। इससे लगता है कि रूलर जो था वो सिंगल रूलिंग स्टेट था या सिंगल रूलर था। उसके बाद मोहनजोदड़ो में एक बड़ी ह्यूज लार्ज बिल्डिंग मिली है। अ लार्ज बिल्डिंग हैज़ बीन फाउंड, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने
ऐसी प्रोबेबिलिटी दिखाई है कि शायद वो पैलेस होगा। उसके बाद एक स्टोन स्टैच्यू मिला है विच इज़ एविडेंट इन फिगर 1.23, जिसको लेबल किया गया प्रीस्ट किंग। अब इसको प्रीस्ट किंग कैसे नाम दिया गया? क्योंकि सेम प्रीस्ट किंग का जो कॉन्सेप्ट था इट वाज इन मेसोपोटामियन टेक्स्ट, जो रिलीजियस हेड भी था और पॉलिटिकल हेड भी था। उसी बेसिस पे आर्कियोलॉजिस्ट ने जब उन्हें ये स्टोन स्टैच्यू हेड मिला तो उन्होंने कहा कि शायद ये रहा होगा प्रीस्ट किंग। उसका आप स्ट्रक्चर देखिए, उसका हेड बैंड या जो सिर पे बैंड लगा हुआ है, उसकी आंखें जो आधी खुली हुई है एक योगी के या एक रिलीजियस हेड के हिसाब से, या उसका जो शॉल है, ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है जैसे देयर मस्ट हैव बीन सम पॉलिटिकल और एंड रिलीजियस हेड इन हड़प्पन कल्चर। उसके बाद रिचुअल्स के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, वेदर इट वाज डन बाय द हेड ऑफ द सेटलमेंट और बाय द कॉमन पीपल। इसके बारे में कोई खास कंक्लूजन नहीं ड्रॉ किया आर्कियोलॉजिस्ट ने। तो अब इसमें इन सारे फाइंडिंग्स पे, ऑन द बेसिस ऑफ दीज फाइंडिंग देयर आर डिफरेंट व्यूज़, अलग अलग व्यूज़ हैं इनके हिस्टोरियंस के। 3 व्यूज़ के ऊपर इन्होंने कंक्लूड किया है। पहला ये कि काफ़ी सारे हिस्टोरियंस या स्कॉलर्स मानते हैं कि कोई रूलर नहीं था हड़प्पा में, देयर वाज नो रूलर, एवरीवन वाज इक्वल। लेकिन उसको कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ है उसका, या उसको कैसे हम नेगेट कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि शायद ये व्यू गलत था? अगर हम बेरियल और लग्जरी आइटम्स को देखें ऑन पेज नंबर 9 विच वी हैव ऑलरेडी डन, उसको अगर देखें तो इससे लगता है कि नहीं, क्लास डिफरेंस था, देयर वॉज अ सोशल डिफरेंस। तो वी कैन नॉट से कि एवरीवन वाज इक्वल एंड देयर वाज नो रूलर। तो ये फर्स्ट वाला जो पॉसिबिलिटी है वो स्ट्राइक ऑफ हो जाता है। सेकेंड था कि देर वर सेवरल रूलर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे हड़प्पा में अलग था, मोहनजोदड़ो में अलग था, लोथल धोलावीरा में अलग रहा होगा। तो इस तरह से अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग रूलर थे। ये पॉसिबिलिटी भी रिजेक्ट हो जाती है, या इसको आप स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर जगह जो मिलने वाली फाइंडिंग्स है या आर्टिफैक्ट या मटेरियल है वो एक जैसे नहीं होते, वो अलग अलग तरह के होते, अलग अलग किस्म के होते। So third possibility है, it's about single ruler. Single ruler, why we conclude it was a single ruler ruled state? Because of the similarity of artifact, planned settlement, standard ratio brick and establishment near source. यानी जहाँ रॉ मटेरियल मिले वहाँ पे इन्होंने अपने एस्टैब्लिशमेंट्स बनाई हुई थी प्रोडक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें कंक्लूड करती हैं कि देयर हैड बीन अ सिंगल रूलर। और इसके बाद ये सबसे जो पॉसिबिलिटी, द थर्ड पॉसिबिलिटी इज़ मोस्ट एक्सेप्टेबल वन, विच मीन्स कि इसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।